हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। गवर्नमेंट बजट जो सीरीज लेकर आए हैं, आज हम उसमें एक और टॉपिक लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेफिसिट यानी घाटा, घाटे का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव वैल्यू, यानी हमारा जो बजट है वो रिसीप्ट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, मतलब इनकम कम खर्च ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने उसको घाटे का नाम दिया, यानी डेफिसिट। कैसे? सरकार के खर्चे जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट है वो कम है, तो ये जो डिफरेंस है वो डेफिसिट यानी घाटे को क्रिएट करता है। अब यहाँ पर जो डेफिसिट है वो तीन तरह से मेंशन की गई है। पहला है फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटे का मतलब है गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, उन सब का जो टोटल है वो कहलाता है टोटल एक्सपेंडिचर। वो ज़्यादा है गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देखकर इनके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का मतलब हुआ सरकार का जो टोटल खर्चा है वो रिसिप्ट से ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ये एक किसी देश के लिए बहुत बुरी सिचुएशन मानी जाती है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कामकाज, सरकार जो कामकाज करती है, तो सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है और सरकार का जो रेवेन्यू खर्च होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और सरकार की जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है वो कम है, तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है और ये एक बैड सिचुएशन की कैटेगरी में आता है। तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा है करंट ईयर का, उसमें से हम पिछले साल का जो हमने इंटरेस्ट पे किया, पिछले साल जो हमने लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं वो माइनस करने पर आता है प्राइमरी डेफिसिट। आगे बढ़ते हैं। बजट डेफिसिट। A budget deficit is referred to as situation in when the spending is more than the income। जब खर्च इनकम से ज़्यादा हो तो इसे डेफिसिट कहते हैं। Although it is mostly used for government, अधिकतर सरकार इस तरह के बजट बनाती हैं। This can also be broadly applied to individual and business। ये बजट व्यवसाय और व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बजटरी डेफिसिट इज सेड टू हैव taken place when individual government or business budget have more spending than income than that they can generate as revenue। मतलब सरकार ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उससे कहीं ज़्यादा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो डेफिसिट की कैटेगरी में आता है। ये तीन तरह का होता है जो कि हम देख चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को एक हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर को उदाहरण से समझते हैं। सरकार ने टैक्स से कमाया 500 करोड़, यानी ये रेवेन्यू इनकम है। सरकार ने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया 400 करोड़ रुपए, ठीक। अब सरकार ने एक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर खर्च किया, जैसे एक हाईवे बनाया 200 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 400 करोड़ और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हुआ 200 करोड़, यानी कुल मिलाकर हमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब सरकार की इनकम कितनी हुई? 500 करोड़। खर्च कितना हो गया? 600 करोड़। तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 100 करोड़ रुपए। यानी कि अगर हम यहाँ समझें तो सरकार ने 100 करोड़ रुपए का घाटा क्यों सहा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्यूचर में बिजनेस क्रिएट करेगा और टैक्स भी क्रिएट करेगा, तो यानी हमारी भविष्य में कमाई ज़्यादा होगी। तो फ्यूचर पर्सपेक्ट से सरकार ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च किए। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? उधार की ज़रूरत। जितना ज़्यादा राजकोषीय घाटा होगा उतना ही सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट अगर हम समझें तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग। यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा? 100 करोड़। बोरिंग कितनी लेनी पड़ेगी हमको? 100 करोड़ की। कैसे? 500 रुपये, 500 करोड़ अर्न किए, 600 करोड़ खर्च किए, तो 100 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि इंटरेस्ट का जो बर्डन है, कर्ज लेने के बाद सरकार को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। ये इंटरेस्ट अगले साल का खर्चा और ज़्यादा बढ़ा देता है। संतुलन कैसे कर सकते हैं? थोड़ा
फिजिकल डेफिशिट ज़रूरी है लेकिन डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिशिट किसी भी देश की इकोनॉमी को अनस्टेबल कर सकता है। अब फिजिकल डेफिशिट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बोरिंग को अगर हम हटाएं तो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट जितना ज़्यादा होगा वो फिजिकल डेफिशिट कहलाएगा। द मोर द फिजिकल डेफिशिट दैट मोर विल बी अमाउंट बोर्ड। जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिशिट उतना ही हमें लोन लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। फिजिकल डेफिशिट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द शॉर्टफॉल द गवर्नमेंट फेस वाइल पेइंग द एक्सपेंडिचर इन एब्सेंस ऑफ लेक ऑफ फंड। फिजिकल डेफिशिट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि जो रेवेन्यू है उसके अभाव में हमें कितना लोन लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल डेफिशिट का। सरकार का जो ईयरली एक्सपेंडिचर है उसमें से सरकार का ईयरली रिसिप्ट माइनस कर देंगे बोरोइंग्स को हटाकर, या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू डेफिशिट में बोरिंग ऐड कर दिया जाए तो फिजिकल डेफिशिट के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल ईयरली रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरिंग, और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे डेप्ट जो कैपिटल ऐसी जो रिसिप्ट हैं जो नॉन डेप्ट क्रिएट होते हैं। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब इंक्लूड ऑल कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स। सो सच रिसिप्ट डज नॉट राइज टू डेप्ट। ऐसे रिसिप्ट ये डेप्ट क्रिएट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने जो लोन दिया था किसी को वो पैसा वापस आ गया तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसे अरेंज कर लिए तो वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आता है। फिजिकल डेफिशिट इक्वल टू बोरिंग, इसको समझते हैं। मान लीजिए कुल खर्चा हो रहा है 100 करोड़, सड़क हॉस्पिटल सैलरी वगैरह, अपनी जो रेवेन्यू है वो है 80 करोड़। अब यहाँ पर कितना हुआ हमारा घाटा 20 करोड़ रुपए का। अब सरकार 20 करोड़ के बिना अपना 100 करोड़ का खर्चा पूरा नहीं कर सकती है, यानी खर्च तो हमें 100 करोड़ करना है, कितने रहे हमारे पास 80 करोड़, तो यानी 20 करोड़ तो हमें देने ही पड़ेंगे ना, खर्च तो करने ही पड़ेंगे। ये 20 करोड़ कहाँ से आएगा? ये 20 करोड़ आएगा बैंक से या आरबीआई से या फिर फॉरेन से हमें पैसे उधार लेने पड़ेंगे। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है जो फिजिकल डेफिशिट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? तो सबसे पहले अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। A high fiscal deficit leads to unnecessary expenditure done by the government that leads to potential inflationary pressure on the economy। एक हाई फिजिकल डेफिशिट ये बताता है कि सरकार को अनावश्यक ऐसे खर्चे जो ज़रूरत नहीं है, बिना उसके काम भी चल सकता है लेकिन फिर भी वो खर्चे किए जा रहे हैं, तो इस खर्चों की तरफ ले जाता है जिससे महंगाई बढ़ने का दबाव होता है। दूसरा, प्रिंटिंग मोर करेंसी बाय आरबीआई फॉर मीटिंग द डेफिशिट। सरकार को आरबीआई को घाटा पूरा करने के लिए ज़्यादा करेंसी छापनी पड़ेगी, जिसको हम डेफिशिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। लीड्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मनी इन द मार्केट लीडिंग टू इन्फ्लेशन। और जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा तो और ज़्यादा महंगाई को क्रिएट करेगा। बोरोइंग मोर विल हाइंडर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आप सरकार को पैसे उधार लेने पड़ेंगे और ये उधार आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा ब्याज के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करेगा। एज मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू विल बी यूटिलाइज्ड टूवर्ड्स मीटिंग डेप्ट पेमेंट। और जितना हम उधार लेंगे वो हमें अगले साल हमारी रेवेन्यू में से पे करना पड़ेगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ब्याज दरों की भरपाई। सरकार भरपाई के लिए बैंकों और बाज़ार से कर्जा लेती है। अब सरकार को घाटा हुआ, घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी? बैंकों से या मार्केट से सरकार कर्जा ले लेती है। अब बाज़ार में सरकार ने कर्जा ले लिया तो जो पर्सनल प्राइवेट सेक्टर है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में पैसा कम बचेगा। पैसा कम बचेगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो एक इंडिविजुअल है उसके लिए होम लोन या कार लोन लेना महंगा हो जाता है, क्योंकि मनी की शॉर्टेज हो गई है। फिर विदेशी मुद्रा पर दबाव, ज़्यादा घाटा होने पर कभी कभी सरकार को फॉरेन कंट्री से भी लोन लेना पड़ता है। फॉरेन कंट्री से आप लोन लेंगे तो हमारे जो देश की है उसकी जो वैल्यूशन है वो मनी की वैल्यूशन है वो कम हो जाती है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है और इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार क्या उपाय करती है इन घाटों को, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए? रेमेडियल मेजर ऑफ
फिजिकल डेफिशिट, सबसे पहले रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कम खर्च करना होगा। और जैसे खाद ईंधन उसकी जो सब्सिडी है सिर्फ उन्हीं को दी जाए जिनके लिए बहुत ज़रूरत है, हर किसी पर सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। जो सक्षम है उन्हें सब्सिडी हटा दी जाए, जो रिक्वायर्ड है सिर्फ उन्हें दी जाए। इस तरीके से सरकार अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करे। दूसरा, जो रेवेन्यू खर्चे हैं उन खर्चों को भी कम करना होगा। सरकार के जो डेली एक्सपेंडिचर हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है उसमें कमी लानी होगी। बोनस, लीव इनकैशमेंट, सब्सिडी, इनको कम करना होगा ताकि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाए। तीसरा है इंक्रीज टैक्स टू जनरेट रेवेन्यू, सरकार को आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार को ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा। और टैक्स चोरी पर सरकार को लगाम लगानी पड़ेगी, कड़ाई से नियम बनाने पड़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकार अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनको बेचकर या उनका प्राइवेटाइजेशन करके पैसा अरेंज कर सकती है, या जो पुरानी संपत्तियां हैं सरकार की उनको लीज पर देकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से फिजिकल डेफिशिट को कम करने के कुछ उपाय हैं। अब आते हैं रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है। मान लीजिए आप एक किराने की दुकान है, किराने की दुकान वाला महीने में सामान बेचकर 20,000 रुपये कमा लेता है, यानी उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी हुई 20,000। अब उसकी दुकान चलाने का खर्चा है 25,000 रुपये, यानी जिसमें दुकान का किराया, बिजली का बिल, जो हेल्पर काम करता है उसकी सैलरी, आने आने का खर्चा, चाय पानी और भी सारे खर्चे, पूरा टोटल मेंटेन करने पर 25,000 रुपये खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पर घाटा कितना हो रहा है 5,000 का। 20,000 रुपये रेवेन्यू है, 25,000 एक्सपेंडिचर है, घाटा हुआ 5,000 का। अब ये 5,000 रुपये आपको उधार लेकर हेल्पर की सैलरी और बिजली का बिल भरना पड़ेगा। अब इस उधार से आपकी दुकान में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब ना तो आप कोई असेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ना तो आप कोई फर्नीचर ला रहे हैं, बस कुल मिलाकर आप अपनी दुकान को मेंटेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए 5,000 रुपये उधार ले रहे हैं, यानी ये बहुत टिपिकल सिचुएशन बनती है। कंक्लूजन, राजस्व रेवेन्यू डेफिशिट ये बताता है सरकार को अपना मशीनरी चलाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए रेवेन्यू डेफिशिट ज़ीरो होना चाहिए, ताकि सरकार जो भी उधार ले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट में ही खर्च करे। देखिए, उधार लेकर सैलरी देना बहुत गलत माना जाएगा, क्योंकि ये आपकी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो अगर आपको उधार लेना ही है तो ऐसा उधार लीजिए जो ग्रोथ और इकोनॉमी को डेवलप कर सके, ताकि भविष्य में उससे हमारी कमाई भी हो। रेवेन्यू डेफिशिट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेवेन्यू डेफिशिट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। In other words, the shortfall of revenue received as compared to that of revenue expenditure is known as revenue deficit। मतलब सरकार की जो कमाई है वो सरकार के जो रेवेन्यू खर्चे हैं उससे कम है, तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिशिट बनता है। उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वो कहलाता है रेवेन्यू डेफिशिट। अब रेवेन्यू डेफिशिट के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहला, बोरिंग फॉर कंजम्पशन। अब देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट वाइल द गवर्नमेंट इज इनकरिंग डेप्ट इज नॉट यूटिलाइजिंग दीज फंड टू क्रिएट एनी न्यू एसेट्स सच एज रोड, फैक्ट्रीज, स्कूल। मतलब हम डेवलपमेंट के लिए पैसा उधार नहीं ले रहे हैं, घर चलाने के लिए, यानी सरकार को अपने डेली एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए खर्च ले रहे हैं। तो ये जो खर्चा है वो कंजम्पशन के लिए है, डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ठीक वैसा ही दिस इज़ अकिन टू एन इंडिविजुअल टेकिंग आउट बैंक लोन सिंपली टू परचेज हाउस होल्ड ग्रोसरी। मान लीजिए घर का एक इंडिविजुअल व्यक्ति घर चलाने के लिए, घर के सामान के लिए बैंक से लोन ले रहा है। अभी बैंक से लोन लेकर घर का खर्चा चलाएगा तो इससे कमाई तो कुछ नहीं होगी, सिर्फ बर्डन बढ़ेगा, लोन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा, यानी उसको बर्डन क्रिएट होगा। ये एक ख़राब सिचुएशन में आता है। डबल रिडक्शन इन कैपिटल स्पेंडिंग, विकास कार्यों में कमी। जब सरकार का बहुत सारा पैसा सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट देने में चला जाता है तो सरकार के पास डेवलपमेंट के पैसे बहुत कम बचते हैं। इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमज़ोर हो जाता है। इंटर जनरेशनल बर्डन, अब हम रोज़मर्रा के या डेली एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए जो खर्च करने के लिए जो लोन ले रहे हैं, इस लोन का बर्डन
आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। दिस लीड टू अ फर्दर डिस्ट्रॉयशन ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल पोजीशन इन द फ्यूचर। और इससे क्या होगा, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है दिन पर दिन खराब होती चली जाएगी। अब इसके सुझाव क्या हैं, मतलब राजस्व घाटे को या रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं। पहला है रेवेन्यू बढ़ाइए, टैक्स बढ़ा दीजिए, टैक्स का दायरा बढ़ा दीजिए। जो लोग टैक्स देने की कैटेगरी में नहीं आ रहे उन्हें टैक्स की कैटेगरी में लेकर आइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स की कैटेगरी में आएंगे तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा, टैक्स एवेशन, जो लोग चोरी करते हैं, टैक्स के पैसे चुराते हैं, उनके लिए सख्त कानून लेकर आए, जैसे जीएसटी चोरी या इनकम टैक्स चोरी करते हैं लोग, तो इसके लिए सरकार को कड़े कानून लाने चाहिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना होगा। इनहेंसिंग फीस चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, सरकार जो सेवाएं देती है उस पर ज़्यादा पैसे चार्ज करे, पेनल्टीज़ लगाए, डिविडेंड रिसीव करे पब्लिक सेक्टर से, तो इस तरीके से सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, अब रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ ही सरकार को खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे सब्सिडी। सरकार सब्सिडी देती है तो सब्सिडी में कटौती करे या फिर केवल उन्हीं को दे जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। सक्षम के लिए सब्सिडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब जो सक्षम नहीं होना सब्सिडी दो, बाकी की सब्सिडी कम कर दो। तो इस तरीके से सरकार को अपना खर्चा कम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं उन्हें कम करना होगा, जैसे अननेसेसरी स्टाफ है उसे हटा दिया जाए और जो ऑफिशियल जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन पर लगाम लगाई जाए। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो पैसा सीधे सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाला जाए, ताकि जो लीकेज है वो लीकेज को रोक सकें। यानी अब सरकार पैसे तो देती है लेकिन वो पैसे पब्लिक तक नहीं पहुंचते हैं, तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ताकि पैसा इकोनॉमी में वापस रोल ओवर हो जाए। फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। फिजिकल डेफिसिट इज शो द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट, सरकार के जो टोटल खर्चे हैं वो टोटल रिसीप्ट से कहीं ज़्यादा हैं। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा है। इट मेजर द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फिजिकल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार को ओवरऑल कितना लोन या उधार लेना पड़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट ये बताता है इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, ये सरकार की नाकामी बताता है, फेलियर बताता है कि सरकार अपने जो रेगुलर खर्चे हैं उन्हें मेंटेन नहीं कर पा रही है। फिजिकल डेफिसिट एक वाइड कंसेप्ट है और रेवेन्यू डेफिसिट एक छोटा कंसेप्ट है। अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट के बारे में। तो यहाँ पर एक हम छोटे से एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें टोटल उधार लेने की 5 लाख की ज़रूरत है। एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल को चलाने के लिए 5 लाख की आवश्यकता है। अब हमने 4.5 लाख रुपए स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए जो लोन लिया था उसका ब्याज है। समझिए 5 लाख रुपए की हमने लोन लिया, अब 4.5 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट पे कर दिए, तो अब हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना है, 50,000 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, स्कूल अपने खर्चे, टीचर की सैलरी, स्टेशनरी, लगभग खर्चे निकाल ले रहे हैं। अब ये जो 5 लाख का घाटा दिख रहा है वो 5 लाख का घाटा स्कूल का करंट ईयर का घाटा नहीं है। ये घाटा क्या है, जो पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं, पुरानी लाइबिलिटीज़ की वजह से आज हमारा घाटा इतना दिख रहा है। अगर हम पुरानी लाइबिलिटी का इंटरेस्ट हटा दें तो हमारा करंट ईयर का घाटा दिखेगा। जैसे यहाँ पर कुल घाटा में कितना दिख रहा है, 5 लाख का, लेकिन जब हमने देखा उसमें से हमने 4.5 लाख रुपए किस बात के पे किए, जो हमने पुराना लोन लिया था उसका ब्याज। तो अब हमें करंट ईयर का घाटा हमारा कितना है, सिर्फ 50,000 रुपये। तो इस तरह से हम निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कम होने का मतलब क्या है, मतलब हमारी एफिशिएंसी दिखाता है। ये दिखाता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो सरकार की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, करंट प्रोग्राम्स हैं, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो इंटरेस्ट के जार्गोन जाल में फंसा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में सरकार अच्छा काम कर रही है। भविष्य में क्या उम्मीद रखते हैं, अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भविष्य में सिर्फ नया कर्जा पुराने कर्जे को ख़त्म करने के लिए ले रहा हो, नए खर्चों को करने के लिए नहीं। यानी सरकार ने जो कर्जा
जो पेमेंट कर रही है वो पुराने लोन का है, यानी नए खर्चों को मैनेज करने के लिए सरकार को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी देश का प्राइमरी डेफिसिट 1000 करोड़ है और वो 1000 करोड़ ही ब्याज चुका रहा है तो उसका प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? 0। इसका मतलब ये है सरकार करंट ईयर के खर्चे अपनी कमाई से कर रही है, बस उसे पुराना खर्चा या पुराना लोन परेशान कर रहा है। प्राइमरी डेफिसिट के बारे में और समझ लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट is said to be the fiscal deficit of the current year subtracted by the interest payment that are pending on previous borrowing. In other words, primary deficit is the requirement of borrowing without interest payment. प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम पिछले साल का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। द लोन टेकन बाय गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड समवेयर और अदर द अमाउंट ऑफ लोन दैट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम द लोन टेकन इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। सरकार ने जो ऋण लिया है, लोन लिया है, वो कहीं ना कहीं तो खर्च हुआ ही होगा। अब उस लोन में से जो हमने इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। जीरो प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि सरकार का करंट ईयर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, यानी हम सिर्फ पुराना जो लोन है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी जो हमारी पुरानी लाइबिलिटी है वही हमारे लिए बर्डन है। इसका फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। Measure to reduce the primary deficit can be similar to the step taken to reduce the fiscal deficit, as the primary deficit is any borrowing that are above the existing deficit or borrowing। अब इसके उपाय क्या है? इसके उपाय सेम वही हैं जो हमें फिजिकल डेफिसिट को कवर अप करने के लिए करने होते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इट शो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस। इट शो द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। सरकार का टोटल खर्चा टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा है बोरिंग्स को छोड़कर। इंडिकेटर, इट मेजर द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और ये बताता है इट मेजर द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। तो इस वीडियो में हमने तीनों तरह के डेफिसिट के बारे में समझा, उनके रेमेडीज समझे, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं वो समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।